नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। बात करेंगे रूस और यूक्रेन युद्ध की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें पाकिस्तान से एक अपडेट आ रही है। खबर यह है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की याचिका पर सुनवाई चल रही है और सुनवाई 5 जजों की बेंच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हालांकि बड़ा झटका भी लगा है। अदालत ने फुल बेंच की मांग को खारिज कर दिया। पाकिस्तान पीपल पार्टी के वकील की ओर से यह मांग की गई थी। इस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, यदि आपको बेंच को लेकर ऐतराज है तो फिर सभी जज सुनवाई बीच में छोड़कर चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली में जो कुछ हुआ उसकी समीक्षा की बात कही है। साथ ही एक बड़ी बात यह भी कही कि आज ही इसका फैसला जो है वो आ जाएगा। तो ये एक बड़ी और नई जानकारी निकलकर सामने आई है कि जो कुछ होगा वो आज फैसला आ जाएगा, यानी आज ये साफ हो जाएगा कि पाकिस्तान में नेशनल असेंबली में दोबारा से वोटिंग होगी या फिर जनता के बीच जाकर इलेक्शन होगा। नरसंहार की बूचा फाइल्स का जिक्र हम कर रहे हैं क्योंकि रूस बार बार यह कह रहा था कि वो आम लोगों को निशाना नहीं बना रहा, वो केवल फौजी ठिकानों को निशाना बना रहा। लेकिन अब जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये तस्वीरें इस बात को कहती हुई कि यहां पर निशाना जो है वो आम लोगों को बनाया गया। पुतिन के दावे से अलग ये तस्वीरें कुछ नई कहानी बयां करती हुई। कीव से सटा बूचा शहर जहां से तस्वीरें आई हैं, और ये तस्वीरें सन्न करने वाली हैं। रूसी सेना के शहर छोड़ते ही घर, बंकरों, सड़कों पर लाशों का अंबार दिखने लगा है। कई ऐसे हैं जिनके हाथ पैर बंधे थे, कई को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी गई है। कई महिलाओं की लाशें बिना कपड़ों के दिखाई पड़ रही हैं। बूचा में करीब 400 लोगों को मार डाला गया। रूसी सैनिकों की बर्बरता से अमेरिका से लेकर यूएन तक हैरान है, और ये तस्वीरें परेशान करने वाली, इतनी ज्यादा परेशान करने वाली कि बिना ब्लड किए इन्हें हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। हमारे संवाददाता गौरव सावंत हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। गौरव के पास हम सीधे रुख करते हैं। गौरव, बूचा को लेकर लगातार हम और आप बात कर रहे थे। इस्तांबुल में जब बैठक हुई उसके बाद ये उम्मीद जताई गई कि कीव आसपास के शहरों में शांति आएगी, लेकिन रूसी फौज तो चली गई, लेकिन जो तबाही के निशान हैं वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। जरा बताइए आपने क्या देखा वहां पर, क्योंकि जो तस्वीरें आप भेज रहे हैं वो वाकई में मन को परेशान करने वाली हैं, विचलित करने वाली हैं। शुभांकर, दिल दहला देने वाली हैं ये तस्वीरें बूचा शहर से, और आज तक वो इकलौता भारतीय चैनल है जो पहले दिन से बूचा के अंदर से रिपोर्ट कर रहा है। हमने वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई हैं कि किस तरह जैसे हम बूचा शहर में घुस रहे थे कल दोपहर में, तो वहां पर सड़क पर लाशें बिछी हुई थी। किसी के सिर पर गोली के निशान है तो किसी के सिर पर श्रापनल के निशान है, जैसे वहां बम गिरा हो और उनकी उसमें मृत्यु हुई हो। जब हम थोड़ा और अंदर बढ़े तो शहर के बिल्कुल बीचों बीच जो तबाही का मंजर है, कहीं जले टैंक है तो कहीं जली बख्तरबंद गाड़ियां, तो कहीं जली लेक्सस, मर्सिडीज, टोयोटाज, बड़ी संख्या में गाड़ियां। अपने शहर की सुरक्षा के लिए यूक्रेन के नागरिकों ने और पुलिस ने और आर्मी ने सड़कों पर बड़े बड़े टैंकर भी लगाए थे, पेट्रोल के टैंकर या सीमेंट ले जाने वाले टैंकर, उन सबको ध्वस्त करते हुए जैसे रूस के टैंक आगे बढ़े हो, इस तरह की तस्वीरें भी थी। फिर शहर के अंदर कोई ऐसी बड़ी इमारत नहीं थी जो ध्वस्त ना हुई हो आर्टिलरी शेलिंग में, रॉकेट फायर में या मिसाइल अटैक में। वहां पर हमारी कई लोगों से बात हुई और हमको देखते ही जैसे उनके आंसू बिल्कुल बहने लगे, क्योंकि 40 दिन से उनके अंदर भरा हुआ था वो गुबार, और पहली बार किसी रूसी या यूक्रेनियन के अलावा उन्होंने किसी और को देखा था। जैसे कटरीना करके एक 75 वर्ष की दादी से मेरी बात हुई और उनका घर पूरी तरह से तबाह हो चुका था, उनकी बिल्डिंग पर बम आकर गिरा था। और आप ये सोचिए इस समय भी तापमान 0 से केवल 2 डिग्री ऊपर है। यहाँ पर रात के टाइम -4, -5 तापमान होता है। कल तेज बर्फ भी गिर रही थी और उसमें पूरा परिवार सड़क पर बैठा था, क्योंकि घर है ही नहीं। जिनके घर है भी तो बुरी तरह से तबाह हो चुके हैं। वहां पर आग लग गई थी भारी बमबारी के बाद। सड़क पर बैठे, ना बिजली, ना पानी, ना गैस, ना सुरक्षा, और खाएं तो क्या खाएं, जाए तो कहां जाएं, किससे बात करें। वो लोग डर के मारे बस बंकर में दुबके बैठे रहे लगभग 1 महीने तक। और किसी तरह कल वो निकल कर आए तो क्या खाने को मिल रहा था कि कुछ पेड़ पे से तोड़ लिया तो खा लिया, कुछ खेतों में है तो निकाल कर खा लिया। कल एड वर्कर्स वहां पहुंचे हैं तो उनको कुछ खाना मिल रहा है, मेडिकल अटेंशन मिल रहा है। और ये जो आरोप है जो यूक्रेन की सरकार ने लगाए हैं बहुत गंभीर है। लोगों के हाथ बंधे, कपड़े उतरे और उन्हें क्लोज क्वार्टर पे गोली मारी गई। बिल्कुल गौरव, ये तमाम तस्वीरें अपने आप में चीख चीख कर गवाही देती हुई, इसी वजह से इन्हें ब्लड करके दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि ये
वो त्रासदी, वो नरसंहार है जिसे शायद खुली आंखों से देखना एक भयावह मंजर जैसा है। लेकिन ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास आएंगे, आपसे कुछ और बातचीत करेंगे। लेकिन आपने कई रिपोर्ट्स भेजी है, उनको देखना समझना भी बहुत जरूरी है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं गौरव सावंत की हम, जरा देखिए बूचा के हाल कैसे बेहाल हैं और कैसे वहां पर यह कहा जा रहा है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा नरसंहार जो है आईएसआईएस के स्तर का, वो यहां बूचा में किया गया, जो राजधानी के बिल्कुल करीब है। बूचा की सड़कें यहाँ के नागरिकों के साथ हुई दरिंदगी की गवाही दे रही हैं। बूचा की गलियों में यहाँ के निर्दोष लोगों के शव बिखरे पड़े हैं। जीवन का शहर बूचा अब सामूहिक कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है। बूचा में या तो ध्वस्त इमारतें नजर आती हैं, या सड़कों पर पड़े शव, या फिर रोते बिलखते लोग। Выстрел в него в голову и изуродованный, закатован. बूचा के चप्पे चप्पे पर लिखी है दर्द भरी कहानी। रूस के भयंकर हमले का शिकार रहे बूचा को यूक्रेनी फौज ने हाल ही में रूसी फौज से छुड़ाया था। लेकिन कीव से 37 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिमी शहर बूचा पर कब्जे के बाद शहर में जो कुछ देखने को मिला वो दिल दहलाने वाला था। बूचा के यूक्रेनी अधिकारियों और चश्मदीदों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है वो दिल दहलाने वाली है। जानकारी के मुताबिक रूसी फौज ने बूचा में जमकर अत्याचार किए, लोगों के हाथ पांव बांधकर करीब से उन्हें गोलियां मारी, घर और बेसमेंट में छिपे लोगों को बाहर निकाला, उनके मोबाइल फोन की जांच की। मोबाइल से रूस विरोधी गतिविधि का खुलासा होने पर उन्हें गोलियां मार दी गई। आरोप यहां तक है कि मारने से पहले कई महिलाओं के साथ रेप भी किया गया। रूसी फौज के जाने के बाद बूचा के मेयर ने खुद मीडिया के लोगों को बूचा का हाल दिखाया। शहर का मंजर भयावह नजर आ रहा था। सड़कों पर शव बिखरे थे, मॉल से लेकर रिहायशी इमारतें, सब कुछ मलबे में तब्दील नजर आया। शहर में बर्फबारी हो रही है, तापमान 0 से 2 डिग्री कम है, लेकिन मरघट में तब्दील हो चुका शहर रूसी फौज की बर्बरता की कहानी से गर्म है। तेतयाना बूचा में ही रहती हैं। वो इस नरसंहार की भुक्तभोगी हैं। तेतयाना के मुताबिक उन्हें उनके पति को रूसी फौज ने घर से खींच लिया था। एक बिल्डिंग में बनाए गए कमांड सेंटर में कई दिनों तक बंधक बनाए रखा, जहां चेचन लड़ाके भी मौजूद थे। उन्हें तो छोड़ दिया गया, लेकिन उनका पति जिंदा नहीं लौट पाया। गौरव सावंत, बूचा, आज तक। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के बाद बहुत सारे सवाल हैं जो मन में लगातार आ रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं इस युद्ध को समझने के लिए। सुशांत सरीन सर हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट हैं हमारे साथ। इसके अलावा ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं। आपका भी स्वागत है। विनोद सर, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। 40 दिन इस युद्ध को हो गए हैं, लेकिन अब जो तस्वीरें आई हैं वो परेशान करने वाली, क्योंकि अब तक ये माना जा रहा था कि युद्ध फौजों में लड़ा जा रहा है, लेकिन अब नरसंहार देखने को मिल रहा है। क्या ये बढ़ते दिनों की त्रासदी है या इसकी वजह कुछ और है? ये सवाल किससे है शुभरंग? सर आपसे। सर विनोद सर। अच्छा, देखिए, आपने ठीक कहा कि करीब 41 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को। 24 फरवरी को ये शुरू हुआ था, और जिस तरह की नाकामी रशियन आर्मी को देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरह की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ उनकी थी, जिस तरह का उनका जज्बा था,
उनको नहीं लगता था कि ये युद्ध 8 या 10 दिन से ज्यादा चलेगा, हद से हद 10 डेज। लेकिन जिस तरह से एग्रेसिव डिफेंस यूक्रेनियन फोर्सेस ने अपनाया है और जिस तरह की रणनीति उन्होंने फॉलो की है, मुझे याद आता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब रशिया ने जर्मन ट्रुप्स को अंदर आने दिया था, वही रणनीति उन्होंने अपनाई थी कि ठीक है, हम बॉर्डर पे तो आपको पिच्ड बैटल में मात नहीं दे सकते, तो उन्होंने रशियन फोर्सेस को अंदर आने दिया और एक फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया के जो ऑपरेशंस में है उसमें उनको चैनलाइज किया। और रूस की जिस तरह से मैं तो कहता हूं कि एक तरह से जिस तरह से शिकस्त हुई है या जिस तरह से वो अब फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है, जैसी आपने अभी रिपोर्टें दिखाई और गौरव ने बखूबी उसको कवर किया है, वो साफ जताता है। क्योंकि देखिए, अब यूक्रेन का जज्बा उनके खिलाफ है, यूक्रेन की लीडरशिप उनके खिलाफ है और मौसम भी उनके खिलाफ है, क्योंकि जो बर्फ पिघलने लगी है, थॉइंग शुरू हो गई है, तो उनकी जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं या जो उनके जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, वो एकदम सिटिंग डक्स की तरह हैं। तो अब वो इन सब चीजों पे उतरेंगे जिसमें वो लोगों को उनकी हत्याएं करेंगे। मैं आपके पास सर, मैं आपकी जो बात है मैं सुशांत सर के पास ले जाऊं एक बार, उससे पहले मैं एक बार गौरव के पास वापस जाना चाहूंगा। गौरव, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, दो बातें निकल कर आ रही हैं। एक बात तो यह आ रही है कि ये रूसी फौज की हार या फ्रस्ट्रेशन, जैसा कि यहां पर आपने दत्ता जी को भी सुना, और एक सवाल मेरा यह है कि क्या ये हार है, और दूसरा सवाल यह है कि लोगों ने क्या बताया, ये कौन थे, क्योंकि रूस इंकार कर रहा है, चेचन लड़ाकू का भी नाम सामने आ रहा है, तो असली सच्चाई क्या है, जरा बताइए इस बारे में। उसके बाद मैं आगे सुशांत सर के पास जाऊंगा। फिर देखिए, जब हम वहां पहुंचे और मेरी वहां कई लोगों से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भारी बमबारी दोनों तरफ से हुई थी। करीब 36 दिन इस पूरे इलाके में, या यहां 3 से 4 हफ्ते या पूरा महीना कहें तो उससे ज्यादा रूस की सेना का एक तरह से बूचा में वर्चस्व था और इरपिन पर लड़ाइयां चल रही थी, क्योंकि ये बिल्कुल कीव के मुहाने पर है। तो बमबारी, गोलाबारी हर तरफ से हुई है। लेकिन ये जो आरोप है, ये यूक्रेन का बहुत स्पेसिफिक है। यूक्रेन का आरोप यह है कि जाने से पहले, इस क्षेत्र को छोड़ने से पहले, रूस की सेना ने बंदी बनाकर महिलाओं के साथ अत्याचार किया, और ऐसी कई तस्वीरें यहां की सरकार ने साझा की है कि महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनके हाथ पीछे बांधकर यातना देकर उनको मौत के घाट उतारा गया था। और ऐसे ही पुरुषों के साथ, और ऐसी कई तस्वीरें यहां के विदेश मंत्री ने और यहां के राष्ट्रपति ने साझा की है, यह कहते हुए कि यह वॉर क्राइम्स है और वॉर क्राइम्स की कंप्लेंट होनी चाहिए। जिन लोगों से हमारी बात हुई, उन सब ने कहा कि किस तरह से भारी बमबारी में वो लोग बंकरों में छिपे रहे और उनको लोग निकाल कर भी ले जाते थे और यातना देते थे, मारते थे। लेकिन जिस तरह से रूस का नाम सरकार ले रही है, जिन लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने संभवतः डर के मारे या किसी और वजह से या फिर भाषा की वजह से उन्होंने अपने शब्दों को बहुत ही सहेज कर या बहुत ही नरमी से यह कहा। सरकार बहुत तेज अंदाज में कह रही है कि यातना देकर रूस की सेना ने ऐसा किया। हम आज भी लोगों से बात कर रहे हैं बूचा के इलाकों में और यह जानने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक नर्स थी गलीना, उनसे हमने बात की, वो अंग्रेजी भी बोलती थी। उन्होंने कहा भारी शेलिंग में बहुत से लोग मारे गए, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये आई है कि लोगों के हाथ पीछे बांधे हुए और उनको क्लोज रेंज पर, पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उनको गोली मारी गई है। तो ये इसीलिए फोरेंसिक की टीम भी वहां पर है, इन्वेस्टिगेटर्स भी वहां पर है और यूरोपियन यूनियन की टीम को बुला रहे हैं यहाँ के राष्ट्रपति कि इसकी एक निष्पक्ष जांच हो और दोषों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। ठीक है सुशांत सर, अब मैं आपके पास आऊंगा। ये कहा जाता है कि युद्ध में सबसे पहली मौत जो होती है वो सच की होती है। पहले दिन से हम देख रहे हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है वो लगातार जारी है, एक दूसरे पर ऐसे आरोप भी लग रहे हैं। आपने गौरव को भी सुना किस तरह से वो बता रहे हैं। अब एक सच्चाई तो है कि महिलाओं के साथ रेप हुआ है, उनकी नग्न, उन्हें वहां पर बिछाकर मार दिया गया, बच्चों के हाथ बांध दिए गए, बुजुर्गों के हाथ बांधकर गोली मार दी गई, कोई तो जिम्मेदार है। तो इस वक्त ये नरसंहार जो है ये कितनी भयावह त्रासदी है, और इस युद्ध के हायर डायमेंशन आप क्या देख रहे हैं अब जब ये कहा जा रहा है कि अब ये सेकेंड फेज युद्ध का है जो शिफ्ट हो गया है कीव और बूचा से आगे बढ़कर दूसरे इलाकों में? नहीं, देखिए, सेकेंड फेज तो अपनी जगह बात ठीक भी है, नहीं भी, लेकिन जो ये खबर आई है, ये जो नरसंहार की बात है, ये काफी चीजों को बदल देगी। देखिए, एक तो है कि एक युद्ध हो रहा है, उसमें जैसे गौरव भी कह रहे हैं कि एक बमबारी हो रही है, बमबारी में जो सिविलियंस हैं, कोशिश तो ये रहती है कि सिविलियंस हताहत ना हो उसमें, लेकिन अब अक्सर और बेशतर ये होता है कि सिविलियंस उस सारी जो लड़ाई है उसके बीच में आ जाते हैं और वो मरते हैं।
वो कोई डिफेंस में नहीं कर रहा, लेकिन वो एक हकीकत है युद्ध की जो आपको पहचाननी पड़ती है। उसको तो आप एक लिहाज से, और मैं बड़े सोच समझ के कह रहा हूं कि एक लिहाज से आप जस्टिफाई तो नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये हुआ। लेकिन ये वाली जो तस्वीरें आ रही हैं, अगर और इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं होती। अब जैसे गौरव बता रहे हैं कि अगर आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं और आपको और पता लग जाता है आपको बुलेट वुंड देख करके कि आपको गोली से मारा गया, कि आपके अंदर कोई श्रैपनल घुसा है और उससे आपकी मौत हुई है। अगर आपको गोली से मारा गया है और बड़ी क्लोज रेंज की फायरिंग हुई है, मतलब कि आपके माथे पर या आपके सीने पर गोली चली है, तो फिर वो बताता है कि ये एग्जीक्यूशन है, ये मर्डर है, ये जंग में आप नहीं मारे गए, ये आपको जानबूझ के कोल्ड ब्लड में मारा गया है। नहीं, हालांकि सर रूस इस बात से इनकार कर रहा है। आज भी सुबह से उसने कहा कि ये प्रोवोक करने वाली नीति है, हम चाहते हैं जांच पड़ताल की जाए। या नहीं, वो जांच पड़ताल अपनी जगह होती रहेगी, लेकिन आज तक आपने किसी को सुना ये मानते हुए कि हाँ हमने ये नरसंहार किया? तो इनकार करना तो ठीक है, वो तो वो करेंगे, लेकिन इसकी जांच तो अब होगी। अगर इतना बड़ा 400 लोगों की आप एक कब्र ढूंढते हैं और आपको पता लगता है कि इतने लोग मरे हुए हैं वहां पर और मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मरे हुए हैं, तो उसकी जांच तो होगी। और आजकल जो फोरेंसिक्स हैं वो इतने एडवांस्ड हैं कि वो आपको ये भी बता सकते हैं कि ये क्लोज रेंज से एग्जीक्यूशन थी कि ये कहीं दूर से कहीं गोली चल रही थी और बीच में आप आ गए, मतलब ये क्रॉस फायर में आप मारे गए। ये सब चीजें पता लग जाएंगी। लेकिन अगर ये एक सवाल सर सुशांत सर, और ये वॉर एक सवाल फिर यहाँ पे ये भी खड़ा होता है, क्या उस जांच पर भरोसा किया जाएगा? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के अपने दावे होंगे, रूस उन दावों को नकार देगा, बोलेगा देखिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है, बदनाम करने की कोशिश है। यार देखो, उसमें आप शक और शुबहात तो आप जितने मर्जी पैदा कर लो। वकीलों का काम ही ये होता है कि वो जब आदमी ने कत्ल भी किया हो तो वो ये बोलते हैं कि जी इसने नहीं किया, वो अपनी जगह बात है। लेकिन जो फोरेंसिक्स का एविडेंस आएगा उससे आप बड़े आराम से ये आंकलन लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली वहां पर हुआ क्या। और अगर ये वॉर क्राइम्स प्रूव हो जाते हैं तो फिर ये होगा कि एक किसने किया, क्या ये रूसी सेना थी या वो जो चेचेन उनके सहयोगी हैं उन्होंने ये नरसंहार किया है, क्योंकि उनके बारे में अक्सर ये मशहूर है कि वो इस तरीके की हरकत करते हैं। और रूसियों का फिर भी कुछ ना कुछ लेना देना है यूक्रेनियों के साथ, चेचन्स का शायद कुछ भी नहीं है जी। तो एक वो पहलू जरूर आएगा बीच में। और अगर ये साबित हो जाता है तो फिर मेरा ख्याल जो रूस के ऊपर जो शिकंजा कसा जा रहा है वो और ज्यादा शदीद हो जाएगा और उनके लिए और ज्यादा उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ऐसी कई बातें और भी आई। 45 फीट लंबी वहां पर चर्च के पास एक रोड पाई गई है जहां पर लाशों से पटी पड़ी वो हैं। 400 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं। आपके दोनों के पास हम लौटते हैं, लेकिन बूचा का हाल जो है उस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि लाशों की तस्वीरें रूसी सैनिकों के घर वालों को देखनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आखिर बूचा ने रूस का बिगाड़ा क्या था जो इस तरह से नरसंहार कर दिया गया। मैं चाहता हूं कि हर रूसी सैनिक की मां बूचा, इरपिन और हॉस्टोमेल में मारे गए लोगों के शव देखे। उन्होंने क्या किया था, उन्हें क्यों मार डाला गया, सड़कों पर साइकिल से जा रहे इंसान का क्या कसूर था, महिलाओं के कानों की बालियां खींचकर उनका गला क्यों घोटा गया। ये कैसे मुमकिन है कि उनके बच्चों के सामने महिलाओं से रेप कर उन्हें मार दिया जाए और फिर मरने के बाद उनके शव का मजाक बनाया जाए। उन्होंने लोगों के शवों को टैंक से क्यों कुचल डाला। यूक्रेन के शहर कूचा ने रूस का क्या बिगाड़ा था। लेकिन ब्रिगेडियर दत्ताप, सवाल फिर यह बरकरार है कि युद्ध की ये त्रासदी है जिसको हम सभी बार बार कहते नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब ये युद्ध आपको किस ओर जाते हुए नजर आ रहा है? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे शायद ये नरसंहार की तस्वीरें और बड़े पैमाने पर आएंगी। क्योंकि बातचीत इस्तांबुल में हुई थी, हम सबको उम्मीद थी कीव से सेना जाएगी, शांति की तरफ कदम है, लेकिन शांति की जगह इन तस्वीरों ने तो सोच ही बदल कर रख दी है। बिल्कुल। आप देखिए कि जिस तरह की तस्वीरें आपने दिखाई हैं या जिस तरह की सिचुएशन ग्राउंड पे देखी जा रही है, ये रशियन आर्मी की फ्रस्ट्रेशन बताती है। और आप देखिए, रशिया एक सुपर पावर का दर्जा रखती है और अगर उसकी सेनाएं अगर इस तरह के कामों में लिप्त पाई जाएंगी या देखी जाएंगी तो ये पुतिन साहब की जो लीडरशिप है उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिवली नहीं बोलते हैं। दूसरी चीज आप ये देखिए, जिस तरह से उन्होंने चेचन या जिस तरह से मर्सनरीज को उन्होंने लॉन्च किया है ऑपरेशन में,
वो साफ जाहिर करता है कि पुतिन साहब नहीं चाहते थे कि उनकी कैजुअलिटीज ज्यादा हों। वो नहीं है इस पोजीशन में कि कोई एक सब्सटेंशियल ऑफेंसिव लॉन्च कर सके। और जिस तरह से मस्कुलर डिफेंस यूक्रेन ने दिखाया है, वो साबित करता है कि उनका जज्बा, उनका जुनून, उनकी जो रूस की सेना है वो उससे कहीं ऊंचा है। आपको मैं कारगिल के बारे में बताता हूं। देखिए, सोल्जरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा इथॉस है कि वहां एक सोल्जर की रेस्पेक्ट सोल्जर से होती है, एक सोल्जर की फाइट सोल्जर से होती है। ये जिस तरह की इन्होंने हरकत की है वो ईस्ट पाकिस्तान में सन 1971 में देखी गई थी, जब जनरल टिक्का खां, जिसे बुचर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता है, उन्होंने इस तरह का नरसंहार किया था। और कारगिल में मैं था, मैं आपको एक वाकया बताता हूं कि वहां कर्नल मुर्तजा थे 19 फ्रंटियर फोर्स के। उन्होंने हमारे एक ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर बाजवा साहब थे, उनसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि उनकी कैजुअलिटीज काफी हो गई थी पाकिस्तान की, कि सर मैं जिस पलटन को कमांड कर रहा हूं, जनरल मानेक शाह ने यह पलटन कमांड की थी, और मैं चाहता हूं कि जो मेरे सैनिक मारे गए हैं मैं उनके शव उठा सकूं और उनको एक डिसेंट बरियल दे सकूं। ठीक है। ब्रिगेडियर बाजवा ने युद्ध को रोका, उनको ससम्मान उन बॉडीज को हैंडओवर किया और उसके बाद पुनः युद्ध शुरू किया गया। तो ये सोल्जरिंग है। नहीं, आप जो कह रहे हैं सर वो बात ठीक है। बर्बादी की तस्वीर बिखरी पड़ी है। हम आपको दिखाते हैं आज तक के संवाददाता गौरव सावंत की ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राजधानी कीव के पास के शहर बूचा को यूक्रेनी सेना ने रूसी फौज से तो छुड़ा लिया, लेकिन यहां कुछ बचा नहीं है। आज तक देश का इकलौता न्यूज चैनल है जो इस वक्त बूचा में मौजूद है। आज तक ने बूचा में जो कुछ देखा वो विचलित करने वाला था। जले हुए और बर्बाद हुए टैंक, सड़कों पर बिखरे बम, गोलियों से बिंधी आम लोगों की गाड़ियां, ये बता रही हैं कि बूचा में कितनी भयंकर लड़ाई हुई होगी। जला हुआ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और इस तरह के कई जले टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, चाहे यहाँ पर मर्सिडीज हो, लेक्सस हो, इस तरह के जो जले टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ये आपको दिखाते हैं कि किस तरह की लड़ाई यहाँ बूचा में हुई। एक तरफ रूस की सेना तो दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना। जली बख्तरबंद गाड़ियां, जले घर, तबाह शहर और हजारों लोग रूस और यूक्रेन के बीच हुई इस लड़ाई में बीचों बीच फंसे हुए थे। कईयों ने अपनी जान गंवा दी, कई घायल हो गए। ये युद्ध अभी के लिए तो इस क्षेत्र में, बूचा हो या इरपिन हो, इस क्षेत्र में तो एक तरह से युद्ध विराम है और रूस की सेना पीछे हट गई है। लेकिन प्रश्न यही कि आखिर इन लोगों की वो जवाब कौन देगा कि इनकी जो जान और माल का नुकसान हुआ है, जो परिवार हमेशा के लिए तबाह हो गए हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन? हर जंग का एक नियम होता है, कायदा होता है, नैतिकता होती है। लेकिन बूचा से जो कहानी बाहर आ रही है उससे साफ है कि यहाँ युद्ध के नियमों की धज्जियां उड़ गई। शहर छोड़कर जा रहे निहत्थे लोगों को गोलियों का निशाना बनाया गया। बूचा शहर करीब महीने भर रूसी फौज के कब्जे में रहा। जब से यूक्रेनी फौज दाखिल हुई है, एम्बुलेंस और राहत कर्मियों की दौड़ती भागती गाड़ियां आपको नजर आएंगी। रूसी हमले से आजाद होने के बाद यहाँ फंसे हुए लोगों ने अब सुरक्षित ठिकानों पर जाना भी शुरू कर दिया है। बूचा और आसपास के इलाकों से अब तक 410 शव बरामद हो चुके हैं, लेकिन अभी कितने शव जमीन में दबे पड़े हैं उसका फिलहाल कोई अंदाजा नहीं है। इरपिन से बूचा तक बस तबाही ही तबाही नजर आ रही है। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। हम आपको इसके बाद
कीव भी लेकर चलेंगे, जहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश पवार। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर यह है कि दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सेना की गोलीबारी देखने को मिली है। यहां पर रूसी सेना की गोलीबारी में कहा जा रहा है कि 8 लोगों की मौत हो गई है। तो लगातार ये गोलाबारी, बमबारी और नरसंहार जो है, ऐसी खबरें आ रही हैं यूक्रेन से, अलग अलग जगहों से आ रही हैं। हालांकि लड़ाई शुरुआत में जहां थी वहां से लड़ाई अब धीरे धीरे दूसरे इलाकों में शिफ्ट होती गई है। दक्षिणी यूक्रेन का यह मामला। अब सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश पवार जुड़ रहे हैं। राजेश पवार, हम आपको बता दें कि आर्मी के वेटरन हैं और पहले दिन से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। राजेश, कीव शहर में तो सुकून है, शांति है, वहां से खतरा ऐसा लग रहा है टल गया, लेकिन आसपास के इलाके जो हैं वहां से नरसंहार की जो तस्वीरें आ रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध को एक नई दशा और दिशा देने वाले हैं। इन्हें कैसे देखा जा रहा है और इनका युद्ध पर क्या इंपैक्ट होगा आगे आने वाले दिनों में? देखिए शुभांकर, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह की हार्ट ब्रेकिंग इमेजेस आ रही हैं इरपिन से, बूचा से, और जो हमने वहां देखा सड़कों पर डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, तो ये अपने आप में बहुत ही इट्स हार्ट ब्रेकिंग। लेकिन देखिए, इसको पूरी तरह से एक तरह का नरसंहार मान लेना अपने आप में ठीक नहीं होगा। देखिए, हमने वहां से रिपोर्ट की थी जिस वक्त लड़ाई चल रही थी, दोनों फौजों की तरफ से लगातार रॉकेट्स फायर किए जा रहे थे रेजिडेंशियल एरियाज के ऊपर। जहां रूसियों को शक था कि यूक्रेन मिलिशिया बैठा हुआ है या उन्होंने पोजीशन ले रखी है, वो वहां बमबारी कर रहे थे। और जहां यूक्रेनियन फौज को ये शक था कि यहाँ रूसी सैनिक इन बिल्डिंगों में घुसे हुए हैं, वहां लगातार जो है वो शेलिंग कर रहे थे। तो इस दोनों तरफ की शेलिंग से बहुत लोग हताहत होंगे। ये तो दिस टेकन किए तो होना ही था। लेकिन जो चीज सामने आई कि हाथ पीछे बांधे हुए थे और उनको क्लोज रेंज से मारा गया है, ये अपने आप में एक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है और इस पे इन्वेस्टिगेशन हर हालत में होना चाहिए। अगर इस तरह का कुछ चीजें वहां पर हुई हैं तो दे आर वॉर क्राइम्स एंड दे हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड। लेकिन मैं एक चीज में फिर बोल दूं कॉशन के साथ कि इसमें अगर किसी तरह से बेलारूसियन, रशियन या किसी न्यूट्रल कंट्रीज के इन्वेस्टिगेटर्स को नहीं इन्वॉल्व किया जाएगा और सिर्फ ह्यूमन राइट्स वॉच या पश्चिमी देशों के लोग उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो उस चीज को हमेशा रूस नकारेगा, और राइटली सो। क्योंकि देखिए, जो चीज अगर इन्वेस्टिगेशन है तो बिल्कुल निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ है तो अपने आप में ये बहुत ही शर्मनाक चीज है। और इसमें जो वॉर क्राइम्स है, वो क्रिमिनल्स हैं, दे शुड बी पनिश्ड। जहां तक मर्सनरीज का सवाल है, मर्सनरीज का सवाल है, देखिए चेचन जो मिलिशिया है, इट इज नॉन फॉर इट्स क्रूरल्टी, वो अपनी बर्बरता के लिए मशहूर है और उन्होंने वहां लड़ाई लड़ी है। तो ये कोई, मुझे इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई हैरानी नहीं होगी अगर उन्होंने ऐसे कुछ कुकर्म वहां किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं, ज़ेलेंस्की ने बिल्कुल ओपनली दुनिया भर के मर्सनरीज को बोला था आके रूसियों के खिलाफ लड़े, और यहाँ हजारों विदेशी लड़ाके यूक्रेन के लिए भी लड़ने के लिए आए थे। शुभांकर जी, अब ये जो बातें आपने कही, ये सवाल मैंने सुशांत जी से कहा था कि अगर रूस का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ तो क्या रूस इसे मानेगा, नकारेगा। लेकिन एक सवाल राजेश मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, इसका इंपैक्ट युद्ध की तरफ क्या और देखने को मिलेगा, और अब ये युद्ध आपको कहां जाते हुए नजर आ रहा है? बातचीत के बाद जहां पर इस्तांबुल में बातचीत होती है उसके बाद ये तस्वीरें आती हैं, अब आगे यहां से क्या देख रहे हैं आप? देखिए शुभांकर, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपने, जैसे आप जिक्र करते आए हैं पहले दिन से ही लड़ाई के, कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इस वॉरफेयर का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, और यूक्रेन ने लगातार ये कोशिश की है किसी तरह से वो ह्यूमन इमोशंस जो हैं उनको, पश्चिमी देशों के लोगों की, उनको इवोक कर सके, चाहे वो बच्चों की डेड बॉडीज हो, चाहे महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ वो हो, चाहे किसी तरह का सिविलियन एरियाज में हमला हो। तो लगातार उन्होंने कोशिश की है कि अगर वेस्टर्न गवर्नमेंट्स नहीं आ रही इस युद्ध के अंदर, तो किसी तरह से पब्लिक ओपिनियन क्रिएट की जाए ताकि नेटो देश इस युद्ध में शामिल हो सके, पर ऐसा हुआ नहीं। और अब जो युद्ध की दिशा है मिलिट्री तौर पर, देखिए पूरा युद्ध इस वक्त पूर्व में और दक्षिण में सीमित रह गया है। डोनबास के इलाके में लगातार लड़ाई जारी है। रूस वहां कोशिश कर रहा है कि 100% जो है दोनेत्स्क का इलाका और लुगांस्क ओब्लास्ट का इलाका, उन पे कब्जा कर ले। मरियापोल में कब्जा हो चुका है। इसके अलावा जो लैंड ब्रिज जो बनाना चाहते थे क्रीमिया से डोनबास का, वो बना चुके हैं, लेकिन वो कुछ और टेरिटरी गेन करना चाहते हैं। ओडेसा पे लगातार प्रेशर बना रखना चाहते हैं, जैसे कल वहां बहुत फायरिंग हुई है, दिन में शेलिंग हुई है, ऑयल डेपो उड़ा दिया गया ओडेसा में। तो ये बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन देखिए दूसरी तरफ एक चीज और हो रही है। अभी फिनलैंड की तरफ से बयान आया है कि वो नेटो ज्वाइन कर सकता है। फिनलैंड जिसकी सीमा रूस से सटी हुई है, उसने बोला है कि हम बिना रेफरेंडम के अभी नेटो ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं।
बातचीत से कोई मसला निकलता है तो ठीक है, नहीं तो ये युद्ध आगे कहीं बहुत बड़ी विनाश की तरफ भी बढ़ सकता है। शुभांकर जी, हमारे साथ सुशांत सर भी लगातार बने हुए। सुशांत सर, देखिए अब इनकी लास्ट जो बात यहां पर राजेश ने कही कि ये विनाश की तरफ बढ़ सकता है। परमाणु हमलों का जिक्र भी हुआ है, अब फिनलैंड का भी जिक्र आ रहा है। रूस पहले ही कह चुका कि अगर संप्रभुता या सुरक्षा पर सवाल खड़ा हुआ तो परमाणु हमला करने से संकोच नहीं करेंगे। ऐसे में क्या दुनिया के लिए कुछ बड़ी बदनसीबी वाली खबरें कम से कम आहट देती हुई नजर आ रही हैं आपको? यार, बदनसीबी वाली खबरें तो आपके चैनल पे रोज ही आ रही होती है ना, यूक्रेन वगैरह से। और जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं, अब मुझे नहीं पता कि जब फिनलैंड ये कहता है कि हम नेटो की तरफ ज्वाइन कर सकते हैं, एक बात है, उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दें तो फिर देखना पड़ेगा क्या रूस क्या उसको मानेगा, या रूस अपनी पुरानी नीति पे कि फिनलैंड जो है वो न्यूट्रल रहेगा और फिनलैंड नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, और उसके तहत रूस ने जो गारंटीज दी हुई हैं फिनलैंड को वो बरकरार है। लेकिन अगर फिनलैंड वो अपना जो समझौता उन्होंने कर रखा है उससे हटता है तो क्या फिनलैंड के ऊपर अटैक होगा? देखिए, यूक्रेन के ऊपर अटैक करना एक चीज थी, फिनलैंड जो है वो बेशक नेटो का मेंबर ना हो लेकिन वो पश्चिमी दुनिया का एक इंटेग्रल पार्ट माना जाता है, उसके ऊपर आक्रमण करना मतलब कि आप और एक बहुत बड़ा फ्रंट खोल रहे होंगे। तो उसमें फिर ये युद्ध के फैलने की ज्यादा आशंका हो जाती है। लेकिन वापस अगर मैं उसी बात पे आऊं, राजेश ने भी वही बात की जो मैं आपसे कह रहा था कि एक तो है कि जो लोग क्रॉस फायर में मारे गए, दूसरा है माफ कीजिए सर, क्योंकि वक्त की कमी है इसलिए आपको माफी के साथ मैं रोकना चाहूंगा। ब्रिगेडियर दत्ता, आपको भी और हमारे साथ सुशांत सर जुड़े थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।